जिस शख्सियत के विचार आप सुनने जा रहे हैं, उनकी सोच और उनके क्रांतिकारी विचार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहे जाते हैं। डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी भारत के प्रख्यात वक्ता और व्यक्तित्व विकास विशेषज्ञ हैं। प्रभावी भाषण और बोलने की कला पर आधारित इनकी किताब सफल वक्ता सफल व्यक्ति पूरे देश में हजारों ने पढ़ी है। इसी विषय पर इंग्लिश में ग्रेट वर्ड्स विन हार्ट्स भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सराही जा रही है। अद्भुत नेतृत्व क्षमता के धनी डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी और उनकी टीम ने अपनी असाधारण उपलब्धियों हेतु विश्व कीर्तिमान रचकर उसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराने का गौरव प्राप्त किया है। डॉक्टर पाटनी पेशे से डेंटिस्ट हैं। उन्होंने मानव संसाधन में MBA और राजनीति शास्त्र में MA किया है। वे मानव अधिकार और उपभोक्ता संरक्षण के भी विशेषज्ञ हैं। वे स्पीच गुरु के नाम से जाने जाते हैं। प्रभावी बोलने की कला, सकारात्मक सोच, बातचीत की कला, नेतृत्व जैसे विषयों पर वो शानदार सेमिनार और कार्यशालाएं लेते हैं। अपनी विलक्षण उपलब्धियों के कारण वो लगातार अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समाचार पत्रों, वेबसाइट व टीवी चैनलों पर फीचर किए जाते हैं। वह एकदम जमीन से जुड़े एक प्रैक्टिकल व्यक्ति की तरह सरलता और सहजता से बातें करते हैं। उनके विचार और संदेश कब आपके हृदय में गहरे उतरकर आपको प्रभावित कर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो कथनी में नहीं, करनी में विश्वास रखते हैं। उनको सुनना एक अद्भुत अनुभव होता है। प्रभावी बोलने की कला और पब्लिक स्पीकिंग पर उनके CD हजारों लाखों लोगों के मन से मंच, माइक और भीड़ का भय हटा रहे हैं। वो अंधेरों के बीच रोशनी की किरण का कार्य करते हैं। डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी के विचार सुनने का निर्णय लेकर आपने सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। मेरी सलाह है कि आप पूरी एकाग्रता और तन्मयता से उनकी बातें सुनें। अपनी सारी पुरानी गलत धारणाओं और असफलताओं को अपने दिलो दिमाग से निकाल दें, क्योंकि उनके मौलिक और हृदय स्पर्शी विचार अब से कुछ ही पलों के बाद आपको सामान्य से विशिष्ट और विशिष्ट से अति विशिष्ट बनने की उज्जवल राह दिखाएंगे। अपने सपनों को पूरा करने और अपने परिवार को शानदार भविष्य देने के लिए आइए सुने प्रख्यात वक्ता, लेखक और विचारक डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी को। डॉक्टर पाटनी, कहा जाता है कि प्रेजेंटेशन में विराम, जिन्हें हम पॉज या ब्रेक भी कहते हैं, उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। विराम के बारे में कुछ बताइए। जब भी आप किसी भी किस्म की कोई भी प्रस्तुति देते हैं, 4 ऐसी बातें होती हैं जो आपको दूसरे वक्ताओं से अलग करती हैं। एक, आप अपनी प्रस्तुति में विराम किस तरह से लेते हैं। दूसरा, आपका शब्द ज्ञान या आपका शब्द भंडार कैसा है। तीसरा, आप शब्दों के ऊपर दबाव किस तरह से देते हैं। और चौथा, आप अपनी आवाज में उतार चढ़ाव कैसे पैदा करते हैं। एक ही वाक्य, एक ही पैराग्राफ या एक ही शायरी यदि हम 10 अलग अलग व्यक्तियों से बोलने के लिए कहें तो आप देखेंगे कि सारे लोगों की प्रस्तुतियां अलग अलग प्रभाव छोड़ती। ये अलग अलग प्रभाव इन विरामों से, शब्दों पर दबावों से और आवाज के उतार चढ़ावों से पैदा होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं विराम की, जिसे हम पॉज कहते हैं। यदि आपने विराम कला सीख ली तो समझ लीजिए कि आपने आधी जंग जीत ली। कई लोग बड़े एक्सप्रेस स्पीकर्स होते हैं। वो अपनी बात शुरू करते हैं और इतने ज्यादा तेजी से अपनी बात रखते हैं, इतने ज्यादा शब्द बोल जाते हैं कि सुनने वालों को समझ ही नहीं आता कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं। और कुछ लोग इतना धीमा बोलते हैं कि जब तक अगला शब्द आता है, सुनने वाला पिछला शब्द भूल जाता है। यदि हमें भाषण को सुनने योग्य और प्रभावी रूप देना है तो इन विरामों का सही उपयोग आवश्यक है। सुनने वालों को समझ आना चाहिए कि आपने कब एक लाइन खत्म की और कब आपने दूसरी शुरू की। खूबसूरत शायरी
और अच्छी से अच्छी कविता भी बिना विराम के बेजान हो जाती है। यह विराम एक रहस्यमय उत्सुकता जगाते हैं कि आप क्या कहने जा रहे हैं। यह विराम श्रोताओं को आपकी बात सुनने को बाध्य करते हैं। यह विराम आपके एक मैच्योर स्पीकर होने का बोध कराते हैं। आप विराम बहुत छोटा भी ले सकते हैं और थोड़ा लंबा भी। लघु विराम 1 से लगभग 5 सेकंड का होता है और भाषण के अधिकांशतः हिस्सों में यही विराम उपयोग किया जाता है। मध्यम विराम यह 5 से 15 सेकंड का होता है और किसी बात को विशिष्ट प्रभाव देने के लिए इस विराम का उपयोग किया जाता है। इस विराम के सही उपयोग से आप अत्यंत प्रभावी बन सकते हैं और श्रोताओं से अपनी बात पर तालियां बजवा सकते हैं। हास्य में भी विराम का विशिष्ट महत्व है। यदि आप एक चुटकुला सुना रहे हैं और उस चुटकुले की पंच लाइन के पहले और बाद में कुछ क्षण के लिए यदि नहीं रुके तो आप समझ लीजिए कि आपके चुटकुले का अंतिम संस्कार हो गया। विराम और आवाज का उतार चढ़ाव एक सामान्य और सफल वक्ता के बीच फर्क पैदा करते हैं। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप बड़ी आसानी से रिहर्सल करके विराम कला सीख सकते हैं। इसके लिए आप भाषण को सबसे पहले अपनी सामान्य शैली में रिकॉर्ड कीजिए और उसके बाद फिर से विराम और उतार चढ़ाव के साथ रिकॉर्ड कीजिए। आप तुरंत देखेंगे कि दोनों के बीच प्रभाव में कितना फर्क पैदा होता है। सफल वक्ता सफल व्यक्ति का एक उदाहरण मैं आपके सामने पेश करता हूं। सबसे पहले हम इसको बिना विराम के सीधे कहेंगे और उसके बाद विरामों का उचित उपयोग लेकर कहेंगे। आइए फर्क महसूस करें। आधी रात हो चुकी थी। मैं घर जा रहा था। अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ होने वाला हो। अचानक ही वो बरस पड़ी मुझ पर। ऐसा आघात करने लगी कि मैं कांप गया। ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं बचने के लिए इधर उधर भागने लगा, लेकिन जाता भी तो कहां। उफ, वो काली रात, वो घनघोर बारिश शायद मेरी जान लेने आई थी। यह एक सीधा सीधा बोलने का तरीका है और शायद बिना रिहर्सल के हम में से अधिकांश लोग इन लाइनों को इसी तरीके से बोलेंगे। अब हम इसी अंतरे को विरामों के साथ पढ़ते हैं। आधी रात हो चुकी थी। मैं घर जा रहा था। अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ होने वाला हो। अचानक ही वो बरस पड़ी मुझ पर। ऐसे आघात करने लगी कि मैं कांप गया। ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं बचने के लिए इधर उधर भागने लगा, लेकिन जाता भी तो कहां। उफ, वह काली रात, वो घनघोर बारिश शायद मेरी जान लेने आई थी। उसी अंतरे को हमने विराम, उतार चढ़ाव और संवेदनाओं के साथ अभी पढ़ा। अवश्य आपने फर्क महसूस किया होगा। आप विरामों का अच्छे से अभ्यास करें। धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएंगे और विरामों का बहुत ज्यादा महत्व है। विराम आप इसलिए लीजिए ताकि आप सोच सकें कि आपको अगला तथ्य क्या कहना है। आप इसलिए भी लीजिए ताकि श्रोता सोचें कि आप क्या कहने जा रहे हैं। आप रुकिए ताकि श्रोता आपकी कही हुई बात याद कर सके। आप रुकिए ताकि वो श्रोता जो विचलित हो गए वो आपसे पुनः जुड़ सकें। आप रुकिए ताकि आप श्रोताओं के हाव भाव देख सकें कि कहीं वो बोर तो नहीं हो रहे। विरामों का दोनों के लिए महत्व है और विरामों का अभ्यास करने का एक विशिष्ट तरीका है। अच्छी पुस्तकों से आप कुछ अंश या कुछ पैराग्राफ चुनिए। किसी में क्रोध हो, किसी में प्रेम हो। आप उनमें प्रत्येक अर्धविराम और पूर्ण विराम पर विश्राम लीजिए। महत्वपूर्ण शब्दों पर और लाइनों पर विराम लेते हुए अतिरिक्त दबाव बनाइए। प्रतिदिन एक पैराग्राफ की रिहर्सल कीजिए और 15 दिनों में फर्क देखिए। कुछ समय बाद आप अपनी पसंद के शब्दों पर बिना अतिरिक्त ध्यान दिए विराम ले पाएंगे और अपने भाषणों को वह विशिष्ट और प्रभावशाली रूप दे सकेंगे। डॉक्टर पाटनी, कभी कभी बोलने के लिए शब्दों की कमी पड़ जाती है। आप हमें बताइए शब्द ज्ञान को कैसे बढ़ाया जाए। शब्द ज्ञान का बहुत महत्व है और आपका यह सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। हर किसी की अपनी एक शैली होती है। कोई सीधे शब्दों में सपाट भाषण देता है तो कोई अपने शब्दों से आंखों के सामने दृश्य खींच देता है।
खूबसूरत, मधुर और साहित्यिक शब्द संदेश को जीवन देते हैं और साथ ही साथ आपको आम वक्ताओं की भीड़ से अलग करते हैं। गूढ़ और तकनीकी भाषणों को हम यदि छोड़ दें तो काव्यात्मक शैली अपने आप में विशिष्ट स्थान रखती है और खासकर हिंदुस्तान में जब तक आप अपने भाषणों में कुछ खूबसूरत शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, शेर व शायरी का प्रयोग नहीं करेंगे, साहित्यिक हिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे, आप अच्छे वक्ताओं की श्रेणी में नहीं गिने जाएंगे। मैं आपको सामान्य शैली और काव्यात्मक शैली या साहित्यिक शैली का एक उदाहरण देता हूं। अब देखिए कि वही शब्द बदल जाने से किसी भी संदेश की आत्मा कैसे बदल जाती है। यदि हम सामान्य शैली में कहें, भारत में सभी चीजों का निर्माण होता है, पहाड़, नदी, बर्फ, ऐतिहासिक शिल्प, सब कुछ हमारे देश में है, फिर भी आम भारतवासी गरीब है। अब इसी को हम साहित्यिक शब्दों के साथ कहें, मर्म के साथ कहें, भावनाओं के साथ कहें, सुई से लेकर उपग्रह तक, कुतुब मीनार से लेकर ताजमहल तक ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका भारतवासियों ने निर्माण न किया। विशाल देश को जोड़ती सड़कें, कोने कोने को चूमती रेलें, हिमालय के अद्भुत पर्वत, देश को नमन करते विशाल सागर भारत को दुनिया के सबसे सुंदरतम देशों की श्रेणी में लाते हैं। फिर भी आम भारतवासी समस्त बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। 2 लाइन की जगह इस उदाहरण में 6 लाइनें हो गई, लेकिन प्रभाव कई गुना बढ़ गया। याद रखिए, खूबसूरत शब्द अमर हो जाते हैं और यह आपकी श्रेष्ठता के प्रमाण होते हैं, लेकिन इस शैली के सटीक उपयोग के लिए आपको विराम और आवाज के उतार चढ़ाव का उपयोग आना चाहिए। इस शैली में समय का विशेष ध्यान रखें, ज्यादा लंबा चित्रण न करें। और एक वार्निंग, विषय विशेषज्ञों की मीटिंग या तकनीकी सेमिनार में इस तकनीक का उपयोग कम करें या न ही करें तो बेहतर है। प्रश्न यह उठता है कि आखिर शब्द ज्ञान को हम कैसे बढ़ाएंगे। जितने ज्यादा शब्दों का आपको ज्ञान होगा उतना ही बेहतर प्रेजेंटेशन आप दे सकेंगे। बिजनेस में, लेक्चर्स में, मीटिंग्स में, बातचीत में आपको विशिष्ट शब्दों का उपयोग करना चाहिए। इंटरनेट, डिक्शनरी और वोकल सीडी हमारे भाषा ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। जितने ज्यादा शब्दों का आपको ज्ञान होगा उतनी ही आपकी भाषा समृद्ध होगी। इसके अभ्यास करने की एक योजना मैं आपको बताता हूं। किसी भी मूड की एक लाइन जिसमें 15 से 20 शब्द हो, उसे एक पेपर पर लिख लीजिए। अब उसी वाक्य को उसी अर्थ के साथ दूसरे शब्दों के माध्यम से लिखिए। ठीक से समझे, 15 से 20 शब्दों वाली किसी लाइन को आप लिख लीजिए और उसी लाइन को आपको अपने शब्दों में इस तरह से लिखना है कि शब्द तो बदल जाए मगर अर्थ ना बदले। एक ही लाइन को आप अलग अलग प्रकार से लिखते जाइए, लेकिन उनके अर्थ समान होने चाहिए। ठीक इसी तरीके से सामान्य प्रयोग में आने वाले कुछ शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए, जिन्हें हम सिनोनिम्स कहते हैं। यदि आपको ना आते हो तो शब्दकोश की मदद लीजिए। जितनी बार आप अलग और नए तरीके से लिखेंगे, उतनी ही बार आपको नए शब्दों का ज्ञान होगा और आप यह महसूस कर पाएंगे कि एक ही वाक्य को आखिर कितने तरीकों से कहा जा सकता है। डॉक्टर पाटनी, किन शब्दों पर दबाव देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, जिससे हम श्रोताओं का ध्यान खींच सकें? दबाव से जुड़ा यह सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को तन्मयता के साथ सुने, तो आपको यह कला सीखनी ही होगी। प्रस्तुति में हमेशा कुछ महत्वपूर्ण शब्द होते हैं और कुछ सामान्य शब्द होते हैं। ये महत्वपूर्ण शब्द प्रस्तुति की जान होते हैं। यदि आप बिल्कुल एक सुर में और स्वर में बोलते चले जाएंगे तो आपकी प्रस्तुति बेहद उबाऊ हो जाएगी। दोस्तों, श्रोताओं का ध्यान खींचने के 2 तरीके। तरीका 1, दबाव बढ़ाइए। सामान्य बात कहते हुए अचानक ही किसी शब्द को आप अतिरिक्त दबाव के साथ बोलिए। तरीका 2, दबाव हटाइए। आप किसी एक लाइन को सामान्य तरीके से या दबाव के साथ बोलते जाइए और अचानक ही किसी विशिष्ट शब्द पर अपना दबाव एकदम कम कर दीजिए। धीरे से कहिए। दोनों ही परिस्थितियों में श्रोता आपकी बात सुनते हैं।
आप दुनिया में किसी भी क्षेत्र के बेहतरीन वक्ताओं को देखिए, वह यही तकनीक इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको क्लासरूम एग्जाम्पल्स बताता हूं। 2 टीचर बायोलॉजी पढ़ाते हैं। एक टीचर जब उसी सब्जेक्ट को, उसी टॉपिक को, उसी थीम को पढ़ाती है तो सारा कुछ छात्रों के दिमाग के ऊपर से चला जाता है, कुछ भी उनको समझ नहीं आता, क्योंकि वह एक सुर में बोलती है, एक स्वर में बोलती है और किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं करती। लेकिन यदि कोई दूसरी टीचर उसी विषय को, उसी थीम को, उसी इश्यू को उतार चढ़ाव, विराम और दबाव के साथ जब बताती है तो हर लाइन में एक ऐसा प्रभाव होता है कि छात्रों को सुनना पड़ता है। इसलिए दबाव, विराम और उतार चढ़ाव किसी भी वक्ता को विशिष्ट बनाने में बहुत 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 ज्यादा अहमियत रखते हैं। डॉक्टर पाटनी, कई वक्ता माइक पर लगातार ऊपर छत की ओर देखते रहते हैं, कोई जमीन में घूरते रहते हैं, कुछ की नजरें अपने कागजों में धसी रहती हैं, कुछ को तो श्रोताओं की ओर देखने में ही डर लगता है। आप हमें ऐसे तरीके बताइए जिससे हम श्रोताओं की ओर नजरें उठाकर देखने का साहस कर सकें और उनसे नेत्र संपर्क बना सकें। श्रोताओं से नेत्र संपर्क बनाना सभी वक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। अच्छे वक्ता मंच पर पहुंचते ही सहजता से श्रोताओं के समूह से नेत्र संपर्क स्थापित करते हैं, जिसे हम आई कांटेक्ट कहते हैं। क्योंकि उपस्थित लोगों को लगना चाहिए कि आपकी नजर किसी एक समूह पर नहीं बल्कि सारे लोगों पर है। जैसे ही आपकी नजरें श्रोताओं से मिलती है, वो आपसे जुड़ जाते हैं। यदि आप लगातार किसी एक ग्रुप या व्यक्ति की तरफ देखते हैं तो दूसरे श्रोता आपसे कटने लगते हैं, और वहीं दूसरी ओर आत्मविश्वास से भरी आपकी आंखें जब हॉल में दाएं बाएं, आगे और पीछे बैठे लोगों की नजरों से मिलती है तो वो आपके भाषण का, आपकी प्रस्तुति का, आपके प्रेजेंटेशन का हिस्सा बनते हैं। जैसे ही लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं या आपके प्रेजेंटेशन से, आपके स्पीच से उनका ध्यान हटता है, अचानक ही आपकी नजरें उनसे मिलकर उन्हें भाषण से जुड़े रहने का संदेश देती है, ध्यानपूर्वक सुनने का संदेश देती है। और जो लोग आपकी नजरों में अच्छे श्रोता साबित होना चाहते हैं, वो अपनी नजर से आपकी नजर मिलने का इंतजार करते हैं। यदि आप लिखा हुआ देखकर पढ़ रहे हैं तो श्रोताओं का आपसे कोई नेत्र संपर्क नहीं रहेगा, और अक्सर ऐसे श्रोता अनियंत्रित हो जाते। तो प्रश्न यह उठता है कि नेत्र संपर्क कैसे बनाएं? बहुत सीधा और सरल तरीका आपको बताता हूं। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक श्रोता वो जो बिल्कुल विरोधी होते हैं, जो आप पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। दूसरे श्रोता वो जो बैठकर शांति से सुनते हैं, कभी ध्यान देते हैं और कभी नहीं देते। तीसरे श्रोता वो जिन्हें समझ में आया ना है, वो लगातार सहमति में अपना सिर हिलाते हैं। इन्हें हम हेड नॉडर्स कहते हैं। आप जब भी अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें, मंच पर जैसे ही पहुंचे, उपस्थित भीड़ में समर्थकों को पहचानने की कोशिश कीजिए और इसी तरह विरोधियों को पहचानने की कोशिश कीजिए। आप लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट में ही अपने आप समझ जाएंगे कि कौन ऐसे लोग हैं जो सहमति में सिर हिला रहे हैं और कौन ऐसे लोग हैं जिनकी आपकी प्रस्तुति में बिल्कुल भी रुचि नहीं। वो लोग जो आपसे सहमति प्रकट कर रहे हैं, उनकी सहमति भरी आंखों के सहारे ही आपकी प्रस्तुति सफल हो। और विरोधी ग्रुपों को अवॉइड कर दीजिए, उनसे बचिए, क्योंकि उनकी असामान्य हरकतें आपको विचलित कर सकती हैं। आपको अचानक हंसी या गुस्सा आ सकता है और आपकी प्रस्तुति बिगड़ सकती है। किसी की भी आंखों में घूर के मत देखिए। किसी भी ग्रुप को 2-4 सेकंड तक देखिए और दूसरे समूह पर आके घुमा लीजिए। इसका अभ्यास करने का बहुत सरल घरेलू तरीका मैं आपको समझाता हूं। एक कमरे में अलग अलग चीजें जमीन पर आगे पीछे रख दीजिए। कुछ चीजों को चेयर्स पे रख दीजिए, कुछ को टेबल पर रख दीजिए। यह कल्पना कीजिए कि वो सारी वस्तुएं जो आपने रखी है वो श्रोता है। ऐसे भाषण दीजिए जैसे कि आप माइक के सामने हैं। धारा प्रवाह बोलते हुए अपनी नजरें एक के बाद एक अलग अलग वस्तुओं पर डालते जाइए। उन सबको देखने के बाद सामने और पीछे की वस्तुओं को थोड़ा ज्यादा समय दीजिए और अभ्यास खत्म करने के बाद विश्लेषण कीजिए किन वस्तुओं पर नजर स्थिर कर पाए
और किन पर नहीं। शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि आप वस्तुओं को देख नहीं पा रहे हैं। धीरे धीरे आप कुछ को देख पाएंगे और थोड़े रिहर्सल के बाद आप सबको देख पाएंगे। इससे आपके अंदर वह आत्मविश्वास आ जाएगा कि एक हॉल के अंदर यदि अलग अलग स्थानों पर श्रोता बैठे हैं तो आप बिना किसी भय के, बिना किसी झिझक अलग अलग समूहों पर अपनी नजरें केंद्रित कर पाएंगे। डॉक्टर पाटनी, प्रेजेंटेशन देते हुए स्पीकर की बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए जिससे सुनने वालों को हमारा मैसेज पूरी तरह समझ आ सके? बॉडी लैंग्वेज दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स में से एक है और यह तो अब एक रिसर्च का सब्जेक्ट हो गया है। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने इंटरव्यू पैनल्स में बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स को रखने लगी क्योंकि यह माने जाने लगा है कि बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स बहुत सारी उन बातों को भी बता देते हैं जो आपके शब्द नहीं कह रहे हैं। रिसर्च कहती है कि जितना आप मुंह से कहते हैं उतना ही आपका शरीर भी कहता है। आप कभी दूर खड़े होकर किसी समूह को आपस में बातें करते हुए देखिए, आप पाएंगे कि हर व्यक्ति जब कुछ कहता है या कहने वाला होता है उसके हाथ हरकत में आ जाते हैं। जब तक वह व्यक्ति बात करता है उसके हाथों की मुद्रा बोलती रहती। दोस्तों, हाथों की बड़ी विशिष्ट भाषा होती है। इसलिए आप जब भी कोई प्रेजेंटेशन देने जाएं, चाहे 10 लोगों के ग्रुप को एड्रेस कर रहे हो या एक बड़े हॉल में एक सेमिनार में हो, एक राजनीतिक मंच पर हो, एक सामाजिक मंच पर हो, हाथों को अभिव्यक्ति का सहज माध्यम बताइए। बड़े बड़े प्रभावी वक्ता भी हाथों का उचित उपयोग नहीं कर पाते। आप सामान्य गलतियां देखिए। आप देखेंगे कि लोग जब बोलते हैं, माइक पर होते हैं, मंच पर होते हैं, तो या तो उनके हाथ जेब में चले जाते हैं, या वो अपनी चाबी या पेन से खेलते हैं, या वो बार बार अपना बाल ठीक करते हैं। कुछ लोग बार बार अपना चश्मा सेट करते हैं, कुछ लोग अपनी पैंट ऊपर खिसकाते हैं, कुछ लोग अपनी शर्ट की क्रीज ठीक करते हैं, कुछ लोग गर्दन खुजलाते हैं, कुछ लोग बेल्ट को सेट करते हैं। अपनी प्रस्तुति को और अपनी आदतों को ध्यान से देखिए। यदि आप इनमें से कुछ गलती कर रहे हैं तो उसे दूर कीजिए। हाथों से आप कमाल कर सकते हैं। मैं अपने भाषणों में अक्सर दोनों हाथ ऊपर ले जाता हूं और तालियां बजाता हूं। जैसे ही मेरे हाथ ऊपर आते हैं वह अपने आप श्रोताओं को संकेत देते हैं कि आप भी तालियां बजाइए, और तुरंत श्रोताओं के हाथ भी तालियां बजाने ऊपर आ जाते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, कृत्रिम हाव भाव मत बनाइए, अन्यथा वो भाषण के लिए आत्मघाती होंगे, भाषण को नुकसान पहुंचाएंगे, आपकी प्रस्तुति को हल्का कर देंगे। कई हाथों की भाव भंगिमाएं अपमानजनक होती है। कई स्पीकर्स की आदत होती है कि वो बिल्कुल श्रोताओं की ओर उंगली तान देते हैं, वो पोडियम पे जोर से हाथ पटकते हैं। यदि ऐसा किसी विशिष्ट मकसद के लिए किया गया हो तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि यह आपकी आदत है तो इस आदत को आपको दूर करना होगा। ठीक इसी तरीके से मंच पर पैर कैसे रहें, पैरों के बीच 10 से 12 इंच की दूरी रखिए। सीधे खड़े होइए जिससे आपका शरीर ऊर्जावान नजर आए। कई लोग पैरों के बीच बहुत ज्यादा दूरी रख देते हैं, कई लोग पैरों को एक के ऊपर एक चढ़ा देते हैं, कई लोग पूरी प्रस्तुति के दौरान पैरों को आगे पीछे करते हैं, कई लोग तो पूरा का पूरा शरीर ही पोडियम के ऊपर डाल देते हैं। अपनी पैरों की भाषा पर नियंत्रण रखिए। इन गलतियों को सुधारिए, अन्यथा श्रोता का ध्यान आपकी बात से हटकर, आपके शब्दों से हटकर या तो आपके हाथ पर चला जाएगा या आपके पैरों पर चला जाएगा। स्टेज पर बहुत ज्यादा मत हिलिए, आपकी हर हरकत का एक उद्देश्य होना चाहिए। यदि आप स्टेज के मध्य में हैं और अपनी बात को प्रभावी बनाना चाहते हैं तो जन समूह की ओर 2-3 कदम बढ़िए, उससे वे सारे कार्य छोड़कर आपकी ओर आकृष्ट हो जाएंगे। यदि आप बिल्कुल सुनने वालों से घुल मिल जाना चाहते हैं तो श्रोताओं के बीच चले जाइए। ये तरीके अनुभवी वक्ताओं के लिए उपयुक्त है। नए वक्ताओं को स्टेज के मूल नियम ध्यान रखने चाहिए। यदि आप खुले मंच पर बिना स्टैंड के खड़े हैं और आप मंच से श्रोताओं की दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आप कोई महत्वपूर्ण बात कहने जा रहे हैं। यह वैज्ञानिक तथ्य है। यदि आप पीछे की ओर हटते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज उन्हें ऐसे संकेत देती है जैसे कि आप अपनी बात खत्म करने जा रहे हैं। यदि आप दाएं या बाएं हिलते हैं
तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आप एक विचार से दूसरे विचार की ओर या भाषण के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की ओर जा रहे हैं। इसलिए मैं आपको एक सलाह दूंगा कि बिना ठोस कारण के कभी स्टेज पर हलचल मत कीजिए। जब भी आपके हाथ हिले, जब भी आपका शरीर हिले, जब भी आप कोई हरकत करें, उस हरकत का एक अर्थ होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। और कृत्रिम हाव भाव मत बनाइए। हाव भाव से ध्यान हटा दीजिए, अपने प्रेजेंटेशन पे ध्यान लगाइए, क्योंकि हाव भाव तो अपने आप प्रेजेंटेशन को फॉलो करते हैं। यदि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज सशक्त बना लें तो आप अपनी प्रस्तुति में 30 से 40% तक इफेक्टिविटी और ला सकते हैं। डॉक्टर पाटनी, कुछ वक्ता ड्रेसिंग या पहनावे को बिल्कुल महत्व नहीं देते। इस बारे में आपकी क्या राय है? आप ठीक कह रहे हैं। कुछ वक्ता ड्रेसिंग और पहनावे को बिल्कुल महत्व नहीं देते, लेकिन मैं देता हूं, क्योंकि मेरे अनुसार आपका पहनावा आपके व्यक्तित्व की प्रथम पहचान होती है। मेरा नजरिया एकदम स्पष्ट है और इसीलिए कई बार साथियों से विरोध भी हो जाता है। मैं कहता हूं हमें वेशभूषा और पहनावे को अति महत्वपूर्ण श्रेणी में लेना चाहिए। आप एक सामान्य दुकानदार से पूछिए, जब एक सामान्य व्यक्ति खरीदारी करने आता है सामान्य कपड़ों में, और जब एक शानदार पहनावे वाला व्यक्ति खरीदारी करने आता है, तो उस दुकानदार के व्यवहार में कैसा परिवर्तन आता है। यही ड्रेसिंग आपका प्रारंभिक प्रभाव पैदा करता है। और हम में से हर कोई नए वस्त्र पहनकर अपने आप को ज्यादा खूबसूरत और स्मार्ट महसूस करता है। जब भी हम कोई बेहतरीन ड्रेस पहनते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो सारी नजरें चुपके से हमारी ओर देख रही हो। आकर्षक, सलीकेदार और पसंदीदा कपड़े हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा करते हैं। मनोवैज्ञानिक विश्लेषकों ने 2 युवाओं को लेकर एक सर्वे किया। प्रथम युवक के कानों में बालियां थी, वहां पर गोदना था, उसने जगह जगह छेद वाली एक आधुनिक जीन्स पहनी हुई है, अलग सी हेयर स्टाइल है, बहुत अजीब सा शर्ट है। और एक द्वितीय युवक ने सामान्य सी सलीकेदार शर्ट पैंट पहनी है, वस्त्रों से मैच करते जूते और बेल्ट हैं, एक अच्छी घड़ी कलाई पर है। उन सब से सवाल किया गया, यदि आपको इन 2 में से किसी एक को अपना मातहत या साथी चुनना है तो आप किसे चुनेंगे? सर्वे में मध्यम और लघु शहरों में लगभग 95% लोगों ने द्वितीय युवक को अपना वोट दिया। सबने एक सलीकेदार व्यक्ति को चुनना पसंद किया। यह प्रथम राय या प्रथम इंप्रेशन बहुत महत्व रखता है। कुछ ध्यान देने योग्य बातें मैं आपसे कहना चाहूंगा। कार्यक्रम के अनुसार वेशभूषा का चुनाव कीजिए। एक बिजनेस मीटिंग में सूट और संगीत संध्या में डिजाइनर कुर्ता ज्यादा उपयुक्त लगते हैं। शोक समारोह में सादगी और वैवाहिक कार्यक्रमों में तड़क भड़क, यह स्वघोषित नियम है। यदि कार्यक्रम ग्लैमर या आधुनिकता से भरा है तो फिर आप वस्त्र चयन के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि सब कुछ चलता है। गाढ़े रंग हल्के रंगों से थोड़ा ज्यादा दमंग होते हैं, ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। इसलिए आप लंबे चौड़े हैं तो बहुत गाढ़े रंगों से जरा संभल कर रहिए। उपयुक्त नाप के कपड़े पहनिए। चुस्त और कसे हुए कपड़े असुविधा पैदा करते हैं। यदि कोई शानदार कार्यक्रम हो, विशिष्ट कार्यक्रम हो, तो ड्रेस रिहर्सल कीजिए। कपड़ों को पहनकर अपनी छवि देखिए। यदि कोई कमी लग रही हो तो पूर्व में ही सुधार कर लीजिए। सलीके से पॉलिश किए हुए अच्छी क्वालिटी के ब्रांडेड जूते आपके पहनावे का अटूट हिस्सा होना चाहिए। घुटनों तक का मोजा पहनने की आदत डालिए, क्योंकि जब भी आप बैठते हैं तो आपके मोजे और आपके ट्राउजर्स के बीच का जॉइंट झलक जाता है। महिलाएं बजने वाले या बहुत ऊंची एड़ियों वाले जूतों से बचें। 2 इंच से 2.5 इंच की हील पर्याप्त होती। बालों को सलीके से बांधे। चेहरे पर गिरते बाल श्रोता की एकाग्रता को भंग करते हैं। आपकी एसेसरीज जैसे कि आपका पर्स, आपका रुमाल, आपका ब्रीफ केस, आपके अम्ब्रेलास, इनको भी मत भूलिए। यह आपकी ड्रेस से मैच करते हुए होने चाहिए। एकदम पुराने या आउटडेटेड डिजाइन ना हो। श्रोता जैसे ही आपको देखता है और आप कुछ अजीब सा पहन के मंच पर आ जाते हैं तो आपके बारे में अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर लेता है, और वह इमेज एक छोटे से भाषण में टूट नहीं पाती। हमेशा तैयार रहिए। जाने कब और कहां कौन सा अद्भुत अवसर सामने आ जाए और आपके जीवन जीने की दिशा को बदल दे। और मैं फिर से कहता हूं कि पहनावा, प्रथम प्रभाव, वेशभूषा बहुत 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 महत्वपूर्ण है। डॉक्टर पाटनी, अक्सर अलग अलग कार्यक्रमों में अलग माइक नजर आते हैं। माइक पर हमारी आवाज सबसे बेहतर रूप में श्रोताओं तक पहुंच सके
इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आपका यह सवाल हर वर्कशॉप में बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे। बहुत छोटे से पॉइंट्स में मैं आपको बताना चाहूंगा कि माइक का उपयोग कैसे करें। जैसे ही आप मंच पर पहुंचे तो माइक अपनी लंबाई के अनुसार एडजस्ट कर लीजिए। यदि स्टैंड माइक हो तो बोलना शुरू करने के पहले माइक को ऊपर या नीचे कर लीजिए। अक्सर वक्ता माइक को बिना एडजस्ट किए भयभीत होकर बोलना शुरू कर देते हैं, जिससे तुरंत श्रोताओं को यह पता लग जाता है कि यह वक्ता नया है। माइक के माउथ पीस को इस तरीके से रखिए कि वो आपके होठ और ठोड़ी के बीच में हो, आपके लिप्स और चिन के बीच में हो। माइक चेहरे की सीध में होना चाहिए, चेहरे की मिड लाइन में होना चाहिए। माइक को बहुत कस कर मत पकड़िए। सामान्यतः माउथ पीस और वक्ता के होठों के बीच 10 से 12 इंच की दूरी होती है। यदि आप धीमे बोलते हैं तो आप इसे 7-8 इंच पर भी रख सकते। गायकी में विशिष्ट प्रभाव और सांसों की आवाज लाने के लिए गायक इस दूरी का चुनाव स्वयं करते हैं। अक्सर वक्ता यह शिकायत करते हैं कि माइक ठीक नहीं था, लेकिन आपकी प्रस्तुति श्रोताओं तक सर्वश्रेष्ठ रूप में पहुंचे, इसलिए माइक से पहले से परिचय कर लीजिए। विभिन्न कंपनियों के माइक अलग अलग प्रसारण क्षमता रखते हैं। साउंड आर्टिस्ट से उसकी जानकारी लेना जरूरी है। माइक को बार बार एक हाथ से दूसरे हाथ में मत लीजिए, इससे सुनने वालों की एकाग्रता भंग होती है और आपकी वॉइस का इफेक्ट भी चेंज हो जाता है। हर व्यक्ति की आवाज एक विशिष्ट स्केल में मीठी या श्रवणीय लगती है। यदि आपको लगता है कि आपकी आवाज थोड़ी सी चुभने वाली है या सख्त है, तो विशेष प्रयास के बाद आप उसे मीठा स्वरूप दे सकते हैं। उस विशिष्ट स्केल को पहचानिए, उस स्केल में अपनी बात कहिए। अपने नजदीकी लोगों से पूछिए या रिकॉर्ड करके देखिए, आपको वह विशिष्ट स्केल, वह मीठी टोन समझ में आ जाएगी। स्वाभाविक, स्पष्ट और मृदु लहजे में बोलिए। चीख चिल्लाकर बोलना नकारात्मक प्रभाव डालता है। कई लोग शब्दों को बड़ा लंबा खींचते हैं। हम, अरे, ओह जैसे अचानक निकल जाने वाले शब्दों का बार बार प्रयोग करते हैं, जो सुनने में अच्छे नहीं लगते। इन शब्दों को मेहनत करके रोकिए और माइक के सामने अपना पूरा चेहरा मत छुपने दीजिए, अन्यथा आपके हाव भाव बेअसर हो जाएंगे। बात पूरी होने के बाद माइक बंद करना मत भूलिए। डॉक्टर पाटनी, श्रोताओं का दिल जीतने के कुछ ऐसे तरीके बताइए जिससे हम श्रोताओं को प्रभावित कर सकें और वो हमें लंबे समय तक याद रखें। यह आपने एक $1 मिलियन क्वेश्चन पूछा। श्रोताओं को जीतने के कौन से तरीके, और मैं इसका जवाब एक लाइन में खत्म कर सकता हूं कि दुनिया के किसी भी कोने में जो भी वक्ता जिस भी तरीके से श्रोताओं को प्रभावित कर दे, वही तरीका श्रोताओं को जीतने का तरीका हो जाता है। इसके लिए कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला या मंत्रा नहीं, लेकिन फिर भी कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा जो नए वक्ताओं के लिए बहुत बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। सफल वक्ता वही बनता है जो श्रोता की पसंद का ध्यान रखता है। जब भी आप श्रोता के देश, उनके व्यवसाय, उनके स्थानीय समस्याओं की बात करते हैं तो वो अपनापन महसूस करते हैं, वो आपकी कद्र करते हैं। उनकी जिंदगी से जुड़ी छोटी छोटी बातें, उनकी खुशियां, उनके गम जब आपकी स्पीच के बीच में आते हैं तो वो ऑडियंस आपके हो जाते हैं। यदि पूर्व में ऑडियंस की, ऑर्गेनाइजेशन की, उस समाज की, उस प्रदेश की कोई विशिष्ट उपलब्धि रही हो तो आप सहज शब्दों में उनकी प्रशंसा कीजिए। वो यह सुनकर हैरान हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि आखिर यह सब आपको पता कैसे चला। श्रोताओं का हिस्सा बनिए, उनसे जुड़ने का प्रयास कीजिए। कई वक्ता सुपर स्पीकर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन खास बात यह है कि लॉन्ग रन में जीतते सुपर स्पीकर नहीं, लॉन्ग रन में वो जीतते हैं जिनसे श्रोता, जिनसे ऑडियंस अपनापन महसूस करती है। यदि पूर्व में आपका उस शहर में आना हुआ हो तो उसका जिक्र कीजिए, उस शहर के दुर्लभ स्मारकों की बात कीजिए। यदि आप उस भीड़ में से कुछ लोगों को जानते हैं जो प्रतिष्ठित हैं तो उनका जिक्र कीजिए। उस जगह से, उस संस्था से,
उस कार्य क्षेत्र से, उन लोगों से अपना प्रेम प्रदर्शित कीजिए। इतना याद रखें, जितना ज्यादा श्रोता अपनत्व महसूस करेंगे उतना ही वे आप पर विश्वास करेंगे, और जितना वो आप पर विश्वास करेंगे उतनी ही वो आपकी प्रशंसा करेंगे। श्रोताओं की वास्तविक प्रशंसा कीजिए। कई लोग बड़ी लच्छेदार बातें करते हैं, आप संसार की सर्वश्रेष्ठ ऑडियंस हैं, या कई लोग यह कहते हैं मैंने आपके जैसे श्रोता कभी नहीं देखे। दोस्तों, आजकल सुनने वाले बहुत समझदार हो गए, वो तुरंत भाप जाते हैं कि यह मक्खनबाजी, और उन पर कोई असर नहीं होता। दो टूक प्रशंसा कीजिए, वास्तविक प्रशंसा कीजिए। प्रशंसा आपके दिल से निकलनी चाहिए। एक व्यक्ति ने एक स्वागत समारोह के बाद 2 लाइनें कही। आप लोगों ने स्वागत करते हुए मेरे माथे पर तिलक लगाया, यह मेरे दिल को छू गया। मुझे मेरी मां की याद आ गई जो हमेशा मेरे माथे पर टीका लगाया करती थी। उसने एक घटना को और अपने जीवन को, दोनों को जोड़ दिया और लोगों में अपनापन पैदा हो गया। श्रोताओं की कभी मुंह पर निंदा मत कीजिए, सीधे सीधे निंदा मत कीजिए। कभी कभी हम किसी क्षेत्र की, वहां के लोगों की या वहां की अव्यवस्थाओं की कड़े और कड़वे स्वर में निंदा कर देते हैं। याद रखिए, निंदा जितनी सामान्य हो उतनी अच्छी है। यदि आपने कभी गलती से यह कह दिया कि यहां के श्रोता सहयोगी नहीं है, ऑडियंस अच्छी नहीं है, तो श्रोता नाराज हो सकते हैं। हो सकता है वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण न रख पाए और आपको अपमानित कर दें। वो लड़ाई पर उतर जाए और सारी भीड़ उनके साथ हो जाए। आपको कार्यक्रम बीच में ही बंद करना पड़ेगा, आपको प्रेजेंटेशन बीच में ही बंद करना पड़ेगा। मुझे एक डॉक्टर्स की मीटिंग याद आती है। एक बहुत ही टेक्निकल सेमिनार था, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में एक प्रसिद्ध समाज सेवी को बुलाया गया। उस समाज सेवी ने वहां आकर डॉक्टरों के बीच कुछ ऐसी बातें कह दी कि सारे चिकित्सक, सारी भीड़ उत्तेजित हो गई। उसने वहां कड़वे स्वर में ही चिकित्सा की निंदा शुरू कर दी। यहां तक कह दिया कि चिकित्सक बहुत कॉमर्शियलाइज हो गए हैं और इनका भगवान का दर्जा हटा देना चाहिए और ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ शॉर्ट टेम्पर्ड लोगों ने उन्हें मंच से उतार दिया और तुरंत कार्यक्रम के बीच से भगा दिया। इसलिए भले ही आप असंतुष्ट हों, लेकिन उन्हीं लोगों के बीच उनकी निंदा करने से बचिए। उत्साहित रहिए, अपने श्रोताओं को अपना संक्रामक उत्साह दीजिए। अपने विषय के प्रति, जो आप कह रहे हैं उसके प्रति आपके चेहरे और शरीर से आपका उत्साह झलकना चाहिए। आपका आत्मविश्वास फूट फूट कर बाहर निकलना चाहिए। आपने कभी कोई नीलामी सुनी? वहां मुख्य वक्ता इतने उत्साह से भर के ऐसी करंट वाली बोली लगाता है कि धीरे धीरे वो करंट श्रोताओं में चला जाता है और लोग अपनी हैसियत से ज्यादा महंगा सामान ले लेते हैं। जब भी आप कोई नई योजना या प्रस्ताव पेश कर रहे हो तो एक स्पीकर के रूप में अपना उत्साह चरम पर ले जाइए। आप एक नया प्रोडक्ट पेश कर रहे हैं, आप एक सेल्समैन हैं, आपकी मार्केटिंग कंपनी कोई नई योजना ला रही है, आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अपने आप को उत्साह के चरम पर ले जाइए। आपका उत्साह आपकी बातों के माध्यम से सुनने वालों के रक्त का प्रवाह बढ़ा देगा। बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय सादी बातें कीजिए। बड़े बड़े उदाहरण देने की बजाय अपनी जिंदगी को देखिए, ढेरों सच्चे उदाहरण मिलेंगे। अक्सर वक्ता माइक पर जाते ही बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं, जबकि बड़ी बातों का क्षणिक प्रभाव होता है और सच्चे अनुभव लंबे समय तक असर करते हैं। थ्योरी और लच्छेदार बातों से अक्सर लोग ऊब जाते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल्स दीजिए। मैं हमेशा वक्ताओं को कहता हूं कि जब भी आप मंच पर जाते हो, अचानक ही आप बड़े हो जाते हो, बड़ी बड़ी कंटेंट्स ले आते हो, बड़ी बड़ी शायरियां ले आते हो और ऐसे बात करने लग जाते हैं जैसे कि कोई बहुत बड़ा कार्य आप करने जा रहे हैं। बड़े बड़े उदाहरण देने लग जाते हैं। हम अपनी असलियत, अपनी मौलिकता उसी क्षण खो देते हैं। आप मंच पर जाकर बड़ी बड़ी और लच्छेदार बातें करने की जगह सामान्य बात करके देखिए। मंच पर जाकर एक बार आप भाषण देने की जगह बात करके देखिए।
और यकीन मानिए, सारे बड़े बड़े वक्ताओं को श्रोता भूल जाएंगे, क्योंकि सामान्य जिंदगी से जुड़ी, दिल से जुड़ी बातें सबको याद रहती। अपने आप को सुपर पावर मत बनाइए, अपना मजाक बनाइए, अपने ऊपर हंसने का साहस कीजिए। खुद को छोटा बनाना या खुद पर हंसना बहुत बड़ी कला है। आप देखिए, जितना छोटा व्यक्ति होता है उतनी बड़ी उसकी ईगो होती है, और जितना बड़ा आदमी होता है उतना ही सहज और सरल होता है। खुद पर हंसकर, खुद को छोटा बनाकर आप साहस प्रदर्शित करते हैं। आप चुभने वाली आलोचना को भी खुद पे हंसकर प्रभावहीन बना सकते हैं। इसके और भी सकारात्मक पहलू है। यह आपके व्यक्तित्व की विनम्रता को उजागर करती है। श्रोताओं को इस बात से बहुत प्रेरणा मिलती है कि आप भी शुरुआत में कई बार असफल हुए और आज सफल हो गए। उनको यह साहस मिलता है कि यदि हम अभी असफल हो रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मंच पर जो आदमी है वह भी कई बार असफल हुआ था और उसके बाद सफल हुआ है। हम भी कई बार असफल हो चुके हैं, हम भी सफल हो सकते। कई लोग मंच पर आते ही कभी बड़प्पन के लिए तो कभी अनजाने में ऐसी बात कहते हैं, बहुत व्यस्त था फिर भी कुछ समय निकाल कर आया हूं। कुछ लोग यह कहते हैं कि मैं तो इस काबिल नहीं था फिर भी आपने मुझे बुलाया। कुछ लोग यहां तक कहते हैं कि मुझ जैसे छोटे आदमी को आपने सम्मान दिया। आपको दीनता दिखाने और माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको बड़प्पन दिखाने की भी कोई आवश्यकता नहीं। आप अपना और श्रोताओं का कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। इससे श्रोताओं पर गलत प्रभाव पड़ता है। आपको जिस भूमिका के लिए बुलाया गया है उस भूमिका का निर्वहन कीजिए और अपना स्थान लीजिए, विदा लीजिए। किसी बात के लिए क्षमा मांगनी हो तो भाषण के बीच में सरल शब्दों में अपनी बात कह दीजिए। कई लोगों को बोलने के लिए 5 मिनट का समय अलॉट किया जाता है और वो आकर 5 मिनट में सारगर्भित भाषण देने की जगह 3 मिनट इसी बात का बखान करते रहते हैं कि वो क्यों लेट हुए। ऐसी चीजों से बचिए। और सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र यह है कि किसी और की नकल मत कीजिए, स्वाभाविक बनिए। हम हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को देखें, शाहरुख खान की अपनी डायलॉग डिलीवरी की स्टाइल, नाना पाटेकर की अपनी डायलॉग डिलीवरी की स्टाइल है और अमिताभ बच्चन की अपनी डायलॉग डिलीवरी की स्टाइल है। यदि अमिताभ नाना को कॉपी करने लग जाए या शाहरुख अमिताभ को कॉपी करने लग जाए या नाना शाहरुख को कॉपी करने लग जाए तो क्या वो उतने प्रभावशाली रह पाएंगे? और दूसरी और खास बात यह है कि वो सब अपनी शैलियों में सफल है। आप भी अपनी शैली बनाइए, स्वाभाविक बनिए, किसी की नकल मत कीजिए। क्योंकि यदि नकल के चक्कर में आपकी ओरिजिनलिटी भी चली गई तो आप असल से भी जाओगे और सूझ से भी। और रिसर्च कहती है कि भावनाएं जो सामान्य अवस्था में हमारा शरीर व्यक्त करता है, हमारा दिल व्यक्त करता है, हमारा दिमाग व्यक्त करता है, वो नकल करते वक्त व्यक्त नहीं होती। प्रशंसा कीजिए, सकारात्मक सोच बांटिए। आप प्रशंसा से अपना और दूसरों का जीवन बदल सकते हैं। माइक पर जाकर प्रेजेंटेशंस में प्रॉब्लम्स पर ज्यादा बात करने के बजाय सॉल्यूशंस पर बात कीजिए। यदि आपको खास प्रॉब्लम्स बताने के लिए बुलाया गया है तो अलग बात है, अन्यथा जहां तक हो सके सकारात्मक बात कीजिए, जहां तक हो सके समाधानों पर बात कीजिए। अपने दिमाग को सफलता का संदेश दीजिए। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि हम अपने दिमाग को जैसा संदेश देते हैं, दिमाग वैसा ही कार्य करता है। यदि हम दिमाग को लगातार असफलता और हार का संदेश देते हैं तो हार निश्चित है। यदि हम दिमाग को लगातार सफलता और आत्मविश्वास का संदेश देते हैं तो हम प्रसन्न रहते हैं। शरीर में पॉजिटिव हार्मोन्स का प्रभाव होता है। यदि आप बार बार अपने से यह कहेंगे कि मैं यह कर सकता हूं और करके रहूंगा तो आप अवश्य उसे सफलता से पूरा करेंगे। और यही संदेश आप श्रोताओं को भी दीजिए। श्रोताओं को जीतने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि आप कुछ ऐसा कीजिए कि वो वहां से कुछ लेकर जाएं। आप अटक अटक कर बोलते हैं, आप गलत बोलते हैं, आप तुतलाते हैं, आपको उतना ज्ञान नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रोता चाहता है वैल्यू, श्रोता चाहता है वह एक पॉइंट जिससे उसकी जिंदगी में थोड़ा सा किंचित सा परिवर्तन आ सके। वह
थोड़ी सी सुधर जाए, वह थोड़ा सा तरक्की कर ले। और यदि आपने यह पॉइंट उसे दे दिया, यदि आपने यह वैल्यू उसे दे दी, तो आपकी सारी गलतियां, वह आपके सारे एरर्स, सारी नादानियां भूल जाएंगे और उस एक पॉइंट के आधार पर आपको सफल घोषित कर देंगे। श्रोताओं को जीतने के लिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं। फॉर्मूला सिर्फ यह है, स्वाभाविक रहिए, दिल से कहिए, सच्चे मन से भला करने की सोचिए, उनका हित सोचिए, उनके बारे में बात कीजिए। अपने आप को ज्यादा बड़ा मत दिखाइए। उनकी जिंदगी से जुड़ी, उनकी समस्याओं से जुड़ी, उनकी खुशियों से जुड़ी बातें कीजिए। वो अपने आप आपका अस्तित्व अपने जीवन में स्वीकार कर लेंगे। वो अपने आप आपसे अपनापन महसूस कर लेंगे। इतनी देर के डिस्कशन में आपको लग रहा होगा कि एक टेक्निकल प्रेजेंटेशन के लिए यह सब बातें किस तरीके से उपयोगी सिद्ध होंगी, एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन के लिए यह सब बातें किस तरह से कारगर सिद्ध होंगी। एक टीचर यदि छात्र के एंगल से भाषण दे, यदि छात्र के एंगल से पढ़ाए, तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। एक सेल्समैन यदि उपभोक्ता की नजर से देखे कि यदि मैं यह प्रोडक्ट खरीदता तो मैं इस प्रोडक्ट में क्या देखता, कि इस प्रोडक्ट की मेरे लिए क्या वैल्यू होती, तो वह सेल्समैन अवश्य अपने क्लाइंट को संतुष्ट कर पाता। यदि एक डॉक्टर यह देखता कि मेरा मरीज जब इतनी तकलीफ लेकर मेरे पास आ रहा है, यदि मैं इसकी जगह मरीज होता तो ऐसी कौन सी लाइनें होती जो मेरा डॉक्टर मुझसे कहता और मेरे दिल को थोड़ा सा आराम मिलता, मेरे मन को थोड़ी सी तसल्ली मिलती। यदि एक मरीज के जूते में पैर डालकर उस मरीज की भूमिका में अपने आप को देखकर वह चिकित्सक इलाज करे, तो उस चिकित्सक को पॉपुलर होने से कोई नहीं रोक सकता। आप दुनिया के किसी भी टेक्निकल प्रेजेंटेशन, किसी भी प्रोफेशनल स्पीच की सोचिए, हर जगह आपको सुनने वालों के हित की सोचना होगा। हर जगह मूलभूत नियम समान है। ठीक है, एक भाषण में आप शायरी का उपयोग करते हैं, एक में तथ्य का, एक में आप प्रेरणा देने वाली बातें कहते हैं, एक में रिसर्च से संबंधित बात करते हैं। ठीक है, कंटेंट्स में फर्क हो सकता है, लेकिन विराम वहां भी आवश्यक है, यहां भी। आवाज में उतार चढ़ाव वहां भी आवश्यक है, यहां भी। पहनावा सही होना वहां भी आवश्यक है, यहां भी। शब्दों का ज्ञान होना वहां भी आवश्यक है, यहां भी। श्रोताओं का हित सोचना वहां भी आवश्यक है, यहां भी। दुनिया में किसी भी किस्म का स्पीच हो, किसी भी किस्म की प्रस्तुति हो, कैसी भी डिलीवरी हो, मूलभूत नियम अधिकतर केसेस में समान होते हैं। और यह सीडी आपको किसी विषय विशेष में अच्छा वक्ता बनाने के लिए नहीं निकाली जा रही। यह सीडी आपको प्रभावी बोलने की कला, मंच, माइक और भीड़ का सामना करने की कला, वहां पर क्या कहें, क्या ना कहें, कैसे कहें, इनके नियमों से परिचित कराने के लिए निकाली जा रही है। मैं यह बात जो आपके सामने कर रहा हूं, यदि आपको एक सेल्समैन को क्या कहना चाहिए, एक डॉक्टर को क्या कहना चाहिए, एक टीचर को क्या कहना चाहिए, यह विशिष्ट रूप से सीखना है, तो आपको हमारी कार्यशालाओं में आना होगा। लेकिन यदि आपको वक्तृत्व कला के मोटे मोटे नियमों से परिचित होना हो, तो यह सीडी आपके लिए अनमोल सिद्ध होंगे। और मैंने पूर्व में भी कहा है, सफल वक्ता सफल व्यक्ति किताब और यह सीडी एक रेयर कॉम्बिनेशन के रूप में, दुनिया के एक अनूठे प्रयोग के रूप में निकाली गई है। आपके कान में शैली को समझने के लिए सीडी है, और कौन सा तथ्य बोलें और क्या बोलकर रिहर्सल करें उसके लिए किताब है। आपने कहीं गलती तो नहीं कर दी, इसको फिर से आप सीडी पे सुन के चेक कर लीजिए और डाटा आप इस किताब से ले लीजिए। यह अद्भुत कॉम्बिनेशन आपको वक्तृत्व कला सीखने में बेहद 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 उपयोगी सिद्ध होगा। डॉक्टर पाटनी, ऐसा लग रहा है जैसे कि दुनिया का सबसे कठिन और भयभीत करने वाला विषय सबसे सरल हो गया हो। अब आप हमें यह बताइए कि भाषण की रिहर्सल कैसे करनी चाहिए,
जिससे कि सारा डर मिट जाए। भाषण की रिहर्सल भी एक वैज्ञानिक विषय है और इसी पर ही असली परफॉर्मेंस का सारा दारोमदार होता है। अब आप एक अच्छा भाषण लिख चुके हैं और यदि आप एक नए वक्ता हैं तो आपने शुरुआत, मध्य और अंत के हिस्सों को डिजाइन कर लिया है। आपको भाषण के लिए जितना समय आवंटित है, आपकी सामग्री भी इतनी है, लेकिन ध्यान रखिए जो आपने अतिरिक्त सामग्री इकट्ठा की थी उसे अपने रिकॉर्ड में जरूर रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो तैयारी आपने की है कोई और वक्ता वहां बोल जाए और आपके पास कुछ बचा ही नहीं। भाषण की तिथि से कुछ दिन पहले अभ्यास शुरू कीजिए। आपको गलतियां सुधारने के काफी मौके मिलेंगे और साथ ही आप अपने डेली रूटीन्स में भी ध्यान लगा पाएंगे। अपने भाषण को, अपने प्रेजेंटेशन को, अपनी प्रस्तुति को विस्तार से लिख लीजिए और बिल्कुल वैसा ही लिखिए जैसा कि आप मंच पर देना चाहते हैं। कभी भी अपनी प्रेजेंटेशन को मन ही मन में रिहर्सल मत कीजिए, उसे बोलकर रिहर्सल कीजिए। अपने कमरे को अपना मंच बना लीजिए और आपके मित्र और परिवार के सदस्य आपके श्रोता बन जाएंगे। शुरुआत में कभी भी अपनी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस और हाव भाव पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ और सिर्फ स्पीच पर ध्यान दीजिए। हर बार पूरा बोलकर रिहर्सल कीजिए। बॉडी लैंग्वेज अपने आप आपके स्पीच को फॉलो करने लग जाएगी। अपनी आवाज को रिकॉर्ड कीजिए और इन बिंदुओं पर गौर कीजिए, उच्चारण स्पष्ट है कि नहीं। यदि नहीं है तो आपको सुधार की आवश्यकता है। आपकी आवाज में उतार चढ़ाव है या आप लगातार एक ही सुर में बोलते जा रहे हैं, क्योंकि यदि आप एक ही सुर में बोलते जाएंगे तो आपकी प्रस्तुति बेहद उबाऊ हो जाएगी। कहीं आप बहुत जल्दबाजी में तो नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि श्रोता एक्सप्रेस ट्रेनों की तरह बोले गए भाषणों को ठीक से ग्रहण नहीं कर पाते। क्या आप बहुत जोर से बोलते हैं या आप बहुत धीमे बोलते हैं? आपको एक एवरेज स्केल लानी होगी जिसे श्रोता अच्छे से सुन सकें, समझ सकें। जो भी गलतियां अभ्यास के दौरान आप करेंगे, यकीन मानिए भविष्य में दोबारा नहीं होगी और हर रिहर्सल के साथ आपका तनाव कम होता जाएगा। भाषण को याद रखने के लिए एक खास नियम का ध्यान रखें। अक्सर लोग बड़े बड़े पन्ने लेकर मंच पर चले जाते हैं। उन पन्नों की खड़खड़ाहट से, उस आवाज से सुनने वालों का ध्यान भंग होता है। वो आपको नौसिखिया समझते हैं। बड़े बड़े पन्ने ले जाने से आपका ध्यान उन्हीं पन्नों में लगा रहता है, जिससे श्रोताओं से आपका आई कांटेक्ट नहीं हो पाता। आप भाषण के लिए छोटे छोटे पॉकेट कार्ड्स बनाइए। ये कार्ड लगभग 3x5 इंच के बनते हैं, जो आपकी हथेली में फिट हो जाते हैं। इन पॉकेट कार्ड्स की सीरियली नंबरिंग कर लीजिए। इन पर आप मेन पॉइंट्स लिखिए मोटे मोटे अक्षरों में, और उन मेन पॉइंट्स की सहायता से आप पूरे भाषण को याद कीजिए। यदि आपको मेन पॉइंट्स याद रहेंगे तो आप पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन, पूरा का पूरा स्पीच धारा प्रवाह बोल पाएंगे बिना किसी दिक्कत के। यदि आपको थोड़ा भय हो तो आप मेन पॉइंट्स के साथ सब पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। स्पीच के 3-4 दिन पहले से पूरी रिहर्सल पॉकेट कार्ड से करना शुरू कर दीजिए। नए स्पीकर्स को मेरी सलाह है, नेचुरल रहिए, दिल से बोलिए, आर्टिफिशियल एक्सप्रेशंस मत बनाइए। शीशे के सामने भी बहुत ज्यादा रिहर्सल मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ सहज रहिए। यदि आप ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर जैसी कोई भी आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रहे हैं तो उससे पूर्व परिचय कर लें। अपनी सीडी, फ्लॉपी और स्लाइड्स को अच्छी तरीके से जांच लीजिए और क्रम में जमा लीजिए। ऑर्गेनाइजर से पता कर लीजिए वह कौन सा उपकरण इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां सिस्टम ऑपरेटर की व्यवस्था है या अपनी आधुनिक तकनीकों को आपको स्वयं ही चलाना होगा। ऐसा ना हो जाए कि आपकी तकनीक और वहां उपलब्ध उपकरण आपस में एडजस्ट ना हो, उनकी कंपैटिबिलिटी ना हो। और भाषण के एक दिन पूर्व विशेष ध्यान दीजिए। पॉकेट कार्ड्स का उपयोग करते हुए भाषण की फाइनल रिहर्सल कीजिए। रिहर्सल ऐसे कीजिए जैसे कि सैकड़ों लोग आपको सुन रहे हैं और आप एक ब्रिलियंट स्पीकर हैं। यदि आपके पास खुद का वीडियो कैमरा है या वीडियो कैमरे का अरेंजमेंट संभव है तो आप एक बार वीडियो पर अपनी प्रस्तुति जरूर देखिए
सुधार स्वयं हो जाएगा। यदि आपने इतना सब कर लिया तो आप मानकर चलिए कि आप 70% जंग जीत चुके हैं और आपकी एक अच्छी प्रस्तुति बिल्कुल बिल्कुल निश्चित है। एक पुरानी कहावत मुझे याद आती है और वह हमारे लिए भी उपयोगी है। जिस प्रकार युद्ध में उतरने के पहले सैनिक हथियार को साफ करता है और हथियार की क्षमता का निरीक्षण करता है, जिस प्रकार लकड़हारा लकड़ी काटने से ज्यादा समय कुल्हाड़ी को धारदार बनाने में लगाता है, उसी प्रकार सफल वक्ता भाषण से ज्यादा उसके पहले मेहनत करता है, उससे पहले अभ्यास करता है और उसी से एक अच्छी प्रस्तुति और विजय सुनिश्चित होती है। यह अभ्यास की कड़ियां आपको अभी कुछ लंबी लग रही होंगी, लेकिन मेरे शब्द लंबे हैं, आपका काम छोटा रहेगा। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा, ये रिहर्सल्स बिल्कुल आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगी और बहुत छोटी, बहुत संक्षिप्त हो जाएंगी। आपसे एक अंतिम प्रश्न जो हमारे डिस्कशन को एक शानदार अंत देगा। सारा भाषण तैयार हो गया, हमने रिहर्सल भी अच्छे से कर ली। मंच पर किस तरीके से अपनी बात रखेंगे, हाव भाव कैसे होंगे, सबका स्केच मस्तिष्क में आ गया है। आप हमें अंतिम दिन या फाइनल डे के बारे में कुछ टिप्स दीजिए। तो आप एक शानदार अंत चाहते हैं। आपका सारा भाषण तैयार हो गया, आपने रिहर्सल भी कर ली, सब कुछ आपके मस्तिष्क में है। तो अब मेरी इन फाइनल टिप्स को याद रखिए। आज वह दिन है जब आप एक महत्वपूर्ण संबोधन देने जा रहे हैं। टुडे इज द डे ऑफ स्पीच। आज भाषण का दिन है। आपने अच्छे से लिखकर, बोलकर, तमाम तकनीकों का उपयोग कर रिहर्सल की है और आपने पिछली रात एक अच्छी नींद भी ली है। और अच्छी नींद तभी आ सकती है जब आपकी पहले तैयारियां अच्छी थी। आज की सुबह अपने आप पर विशेष ध्यान दीजिए। अपने लिए अच्छे कपड़े चुनिए जिससे आप विशेष दिखें। कपड़े माहौल और कार्यक्रम के अनुकूल हो। अच्छी एसेसरीज का उपयोग कीजिए। हल्का व्यायाम या योग करके रिलैक्स कीजिए। कार्यक्रम के समय से थोड़ी देर पहले जानकारी ले लीजिए कि कार्यक्रम के समय में या आपके क्रम में कोई परिवर्तन तो नहीं है। यदि स्लाइड्स या वीडियो का प्रयोग कर रहे हैं तो उनकी अंतिम जांच कर लीजिए। जब आप कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो अपनी बारी के पूर्व दूसरे स्पीकर्स की बात गौर से सुने, ध्यान से सुने। हो सकता है जो आप कहने जा रहे हो वह बात दूसरे वक्ता कह दें और उसी वक्त आपको अपने प्रेजेंटेशन में परिवर्तन करना पड़े। बीच बीच में थोड़े नोट्स ले लीजिए ताकि जिनकी नजरें आपको देख रही है उन्हें पता चले कि आप कितने गंभीर हैं। यदि आप मंच पर हैं तो किसी भी प्रकार की शारीरिक हरकत, डकार या उबासी, ऐसी चीजें करते हुए सावधानी रखें क्योंकि जन समुदाय आपको देख रहा है। अपनी कुर्सी पर सहजता से बैठें, तनाव मुक्त रहें, दोनों पैर जमीन पर हों, शरीर सहज हो। जब आपका नाम पुकारा जाए, बिना हड़बड़ाए धीरे से एक सहज मुस्कुराहट के साथ अपने स्थान से उठिए। कॉन्फिडेंस के साथ मंच की ओर चलिए और ध्यान दीजिए आपका अनबोला भाषण आपकी कुर्सी से उठते ही शुरू हो गया है क्योंकि सब लोग आपको देख रहे हैं जब आप अपनी कुर्सी से मंच की ओर जा रहे हैं। अपनी जगह पर पहुंचकर लोगों की तालियां खत्म होने के बाद एक क्षण रुकिए। यदि पॉकेट कार्ड बनाए हो तो धीरे से जेब से निकाल लीजिए और अपने सामने ले लें। होठों पर मुस्कान के साथ माइक से पर्याप्त दूरी रखिए। पैरों के बीच लगभग 10 से 12 इंच की दूरी हो। शरीर सहज हो। शरीर को अपनी भाषा कहने दीजिए। कृत्रिम हाव भाव मत बनाइए। श्रोताओं से आंखों का संपर्क स्थापित कीजिए। अपनी बातों के साथ हाथों को अभिव्यक्ति के लिए आजाद कर दीजिए। यदि आप नए वक्ता हैं तो सिर्फ भाषण पर ध्यान दीजिए। अपनी आवाज का उतार चढ़ाव और विराम को नियंत्रित कीजिए। दबाव पर ध्यान दीजिए। यदि आपकी प्रस्तुति ठीक है, आपका भाषण ठीक है, तो आपके शरीर की भाषा स्वतः ठीक हो जाएगी। विरामों का उपयोग करते हुए महत्वपूर्ण शब्दों पर दबाव बनाइए। आवाज में उतार चढ़ाव लाते हुए श्रोताओं को प्रभावित कीजिए और अपने भाषण का एक स्पष्ट अंत कीजिए जिससे श्रोताओं को पता लग सके कि अब उनको तालियां बजाना है।
और सुनिए, काम अभी खत्म नहीं हुआ। वक्तव्य के बाद सबकी नजरें आप पर हैं, क्योंकि आपने एक शानदार भाषण दिया है। जो भी बधाई दे मुस्कान के साथ स्वीकार कीजिए, और यदि भाषण के दौरान कोई त्रुटि हो गई, सहज रहिए। गलती हो गई, सहज रहिए। कुछ भूल गए, कोई बात नहीं, क्योंकि यह जीवन का आखिरी मौका नहीं था। सफाई देने का प्रयास मत कीजिए, अगली जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। मेरा विश्वास है, यदि आप इन छोटे छोटे टिप्स को ध्यान में रखेंगे तो प्रेजेंटेशन और डिलीवरी में आप धीरे धीरे बेहतर और ज्यादा बेहतर होते चले जाएंगे। हो सकता है मेरी पूरी बातें आप पर, आपके कार्य क्षेत्र पर, आपके व्यक्तित्व पर उपयुक्त ना हो, लेकिन इनमें से बहुत सी बातों को थोड़ा सा परिवर्तन करके आप अपनी प्रस्तुति में शामिल कर सकते हैं। इन्हें मेरी गाइडलाइंस के तौर पर लीजिए। 2 वादे मैं आपसे चाहता हूं। वादा 1, आज के बाद जब भी आपको प्रस्तुति का कोई भी अवसर मिलेगा, चाहे वो परिवार में हो, समाज में हो, कार्य क्षेत्र में हो, आप उस अवसर को हाथ से नहीं जाने देंगे। उस चुनौती को स्वीकारेंगे, अपनी योग्यता सिद्ध करेंगे, और देखिएगा धीरे धीरे लोग अपने आप आपको बोलने की जिम्मेदारी देने लग जाएंगे। आप तो 2-3 बार गलतियां करके सुधर जाएंगे, लेकिन आपके ऊपर एक वक्ता का लेबल आ जाएगा, और तब आपकी मंच पर खड़े होने की चाहत, लाइमलाइट चुराने की चाहत, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की चाहत पूरी हो जाएगी। वादा 2, कभी भी वक्तृत्व कला के साथ अन्याय मत कीजिएगा। जब भी कहीं भी मौका मिले, पूरी जानकारी लेकर ही मंच पर जाइएगा। CD 1 में हमने जानकारी दी है कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो किसी भी भाषण की तैयारी करने के पहले आपको मालूम होने चाहिए। वो एग्जाम के क्वेश्चन पेपर की तरह है। यदि आप उनकी जानकारी ले लेंगे तो आप कभी भी असफल नहीं होंगे, और यदि आप अधूरी जानकारी के साथ मंच पर जाएंगे तो आपके मन का विश्वास कहीं कमजोर हो जाएगा। आपको यह लगेगा कि नहीं, मैं कभी भी अच्छा वक्ता नहीं बन सकता, जबकि कारण आपकी अधूरी जानकारी हो। इसलिए ऐसे कोई भी कारण जो आपको असफल बना सकें, उन सभी कारणों को हटा दीजिए। 2 वादे पूरे करेंगे आप। वादा 1, एक भी अवसर नहीं छोड़ेंगे, और वादा 2, कभी भी आधी तैयारी के साथ मंच पर नहीं जाएंगे। आप ये 2 चीजें कर लीजिए, और मेरा विश्वास है, मेरी शुभकामनाएं हैं, आप एक दिन बहुत अच्छे, बहुत प्रभावशाली वक्ता बनेंगे। और यदि यह कला ना आने से आज तक आपने अपने परिवार में, समाज में और कैरियर में कुछ भी खोया है, तो यकीन मानिए आप उसे फिर से पालेंगे, और उससे बहुत ज्यादा पालेंगे। मैं आपको अपनी ओर से और अपनी पूरी टीम की ओर से शुभकामनाएं देता हूं कि आप एक जबरदस्त और प्रभावशाली स्पीकर बने। आप जिस